पड़ोसन ने चुराया खाना। शांति निवास में देर रात सभी सो रहे थे कि तभी रोशनी को खांसी होती है और खांसते हुए वो उठ जाती है। हे भगवान, ये तो पानी भी नहीं लेकर सोते। भगवान जाने क्या ही होगा इनका। सब कुछ मैं ही करूंगी तो होगा, वरना नहीं होगा। अब इतनी रात को मुझे ही नीचे किचन में जाकर पानी लाना होगा। इतना बोलकर रोशनी दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है और किचन की तरफ चल देती है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर रोशनी घबरा जाती है और उल्टे पांव अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति विवेक को उठाते हुए कहती है, विवेक जी देखो ना, किचन में कोई है। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई चोर नहीं बल्कि भूत आ गया हो। अरे बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। क्या यार रोशनी, तुम्हें भी मजाक करने के लिए यही टाइम मिला है? अरे समय देखो, रात के 3 बज रहे हैं। तुम कल सुबह मेरे से मजाक कर लेना, पर फिलहाल के लिए मुझे सोने दो, क्योंकि कल मेरी जरूरी मीटिंग है और मुझे ऑफिस में समय से पहुंचना है। मैं मजाक नहीं कर रही विवेक जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, नीचे किचन में सच में कोई है। रोशनी की बात सुनकर विवेक अब उठ जाता है और अपने कमरे की लाइट जलाता है। इसके बाद वो रोशनी के साथ दबे पांव किचन की तरफ जाता है और जब वो लाइट जलाता है तो देखता है कि किचन में कोई नहीं है। ये देख वो रोशनी पर भड़कते हुए कहता है, मैंने कहा था ना रोशनी की तुम्हारा वहम है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। बताओ, इतनी रात को मुझे परेशान कर रही हो। इस तरह विवेक अपना गुस्सा उतार कर दोबारा सोने चला जाता है, लेकिन रोशनी को यकीन था कि किचन में कोई तो जरूर था, पर कौन ये नहीं पता था। अब अगली सुबह जब विवेक अपने ऑफिस चला जाता है और रोशनी की सास शांति हॉल में बैठी होती है, तभी रोशनी अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और चाय के साथ गॉसिप करते हुए कहती है, माँ जी आपको पता है रात में क्या हुआ था? क्या हुआ था बहू? माँ जी रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है, लेकिन मुझे कोई दिखा नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि अपने घर में किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं, पर मैंने जब विवेक जी को उठाया और वो मेरे साथ नीचे आए तो यहाँ सच में कोई नहीं था। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अपने घर में सच में किसी भूत प्रेत का साया हुआ तो। ये कैसी बात कर रही है बहू तू? अरे ऐसा नहीं होता, आजकल के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। इस तरह दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती है कि तभी शांति की पड़ोसन विनीता वहाँ धमकती है और उन दोनों सास बहू को बात करते हुए देखकर कहती है, अरे शांति बहन, बड़ी गहरी पंचायत चल रही है सास बहू में। क्या बात है रोशनी बेटा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे नहीं विनीता आंटी, वो बस रात को कुछ अजीब सा हुआ। मुझे लगा किचन में कोई है, पर लाइट जलाई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे तो लगता है घर में कोई साया वाया है। अरे साया? बेटा इन पुरानी बातों को वहम मत समझो, कभी कभी जो नहीं दिखता वही असली होता है। वैसे कल रात तुम लोग कुछ स्पेशल बना रहे थे क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी बाहर तक। खुशबू? पर विनीता कल तो हमने बस सादा खाना खाया था और किचन में तो कोई गया ही नहीं। तुझे खुशबू कहाँ से आई? अरे वो शायद शर्मा जी के घर से आ रही होगी। खैर ये छोड़ो, शांति बहन जरा 1 कटोरी चीनी देना, मेरी वाली तो खत्म हो गई। फिर विनीता की बात सुनकर अब शांति चीनी लेने के लिए किचन में जाती है, पर तभी रोशनी की नजर अचानक विनीता आंटी के पैरों पर पड़ती है। उनकी चप्पल के किनारे पर सफेद पाउडर जैसा कुछ लगा है और तभी विनीता पीछे से कहती है, अरे शांति बहन जरा ज्यादा चीनी देना, मेहमान आने वाले हैं घर में। आंटी मेहमान आ रहे हैं? रात की दावत की तैयारी हो रही है। वैसे कल रात हमारे किचन में मैदा गिरा हुआ था और आपकी चप्पलों पर भी वही सफेद पाउडर लगा है। इत्तेफाक है क्या? विनीता के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। वो अपनी चप्पलें सोफे के नीचे छुपाने की कोशिश करती है। अब क्या बोल रही है बहू? मैदा? अरे वो तो मैं सुबह घर में पूड़ियाँ बना रही थी ना, तो गिर गया होगा। तू तो शक कर रही है जैसे मैं कोई चोर हूँ। तभी शांति जी हाथ में चीनी का डिब्बा लिए बाहर आती है और विनीता को पकड़ा देती है। विनीता भी अब चीनी लेकर बिना ज्यादा बात किए वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। माँ जी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। विनीता आंटी की बातें और उनकी हरकतें मैच नहीं कर रही हैं। अरे छोड़ना बहू, बेचारी सीधी सादी औरत है, तू फालतू का शक कर रही है। चल। शांति की बातें सुनकर रोशनी कुछ नहीं बोलती और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात होती है। रोशनी ने मन ही मन ठान लिया था कि आज वो इस भूत का पर्दाफाश करके ही रहेगी। वो विवेक के सोने का इंतजार करती है। जैसे ही विवेक के खर्राटे शुरू होते हैं, रोशनी धीरे से बिस्तर से उठती है और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। घर में कोई आता है या कोई भूत प्रेत, इसका सच तो आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कोई भूत है या इंसान। रोशनी ये बात बोल ही रही होती है कि अचानक खटपट की आवाज आती है। रोशनी के कान खड़े हो जाते हैं। रोशनी दीवार से सटकर अंदर झांकती है, जिधर वो देखती है कि कोई साया फ्रिज के सामने खड़ा है। वो शख्स बड़े मजे से कल रात के बचे हुए पराठे और मलाई खा रहा है। रोशनी हिम्मत जुटाती है और झटके से किचन की मेन लाइट जला देती है। पकड़ लिया। अब बताओ कौन सा भूत है ये? सामने विनीता खड़ी थी। उनके मुंह में आधा पराठा दबा हुआ था और हाथ में मलाई की रोटी थी। लाइट जलते ही वो ऐसे उछली जैसे बिजली का झटका लगाओ। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए आंटी।
आप हमारे घर में पिछले दरवाजे से घुसकर मेरा बनाए खाना साफ कर रही हैं और आप तो कह रही थी कि आपको सायों से डर लगता है। रोशनी सुनीता पर चिल्ला रही होती है कि तभी शोर सुनकर विवेक और शांति जी भी भागते हुए नीचे आ जाते हैं। क्या हुआ रोशनी, ये विनीता आंटी यहाँ क्या कर रही है और ये फ्रिज क्यों खुला है? विनीता, तू ये क्या तमाशा है? तू हमारे घर में चोरी छुपे खाना खा रही है। शांति बहन, मुझे माफ कर दे, मेरी किस्मत ही खराब है। घर में बेटा बहू मुझे ढंग से खाना नहीं देते। कहते हैं कि बुढ़ापे में कम खाया करो। तुम्हारे घर से खुशबू आती थी तो रहा नहीं गया। आंटी, अगर सिर्फ खाने की बात होती तो शायद हम मान भी लेते, पर ये बताइए कि उस झोले में क्या है जो आपने अपनी साड़ी के पीछे दबा रखा है? विनीता आंटी पीछे हटने लगती। जब झोला खुलता है तो उसमें शांति जी के चांदी के सिक्के और विवेक की महंगी घड़ी निकलती है। आंटी, ये तो हद हो गई। आप भूख का बहाना बनाकर यहाँ हाथ साफ कर रही थी। ये खाना तो बस एक बहाना था, आपका असली मकसद तो चोरी था। विनीता, मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन माना। जो तू मांगती थी मैं दे देती थी, पर तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। आज के आज ही तू इस मोहल्ले से निकल जा, वरना पुलिस को बुलाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। हाँ तो क्या हुआ? तुम लोग इतने अमीर हो, थोड़े से सिक्के ले लिए तो क्या जान निकल जाएगी तुम्हारी? और ये बहू तुम्हारी बड़ी जासूस बनती है, इसे तो मैं देख लूंगी। आंटी, अब एक शब्द भी बोला तो सीधे जेल जाओगी। चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। उन सभी की बातें सुनकर अब विनीता पैर पटकती हुई पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। शांति जी सोफे पर बैठ जाती हैं। उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। माँ जी, आप परेशान मत होइए। अच्छा हुआ कि आज सच्चाई सामने आ गई, वरना ये पता नहीं और क्या क्या ले जाती। रोशनी, सच में मैं तुम्हें पागल समझ रहा था। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी वजह से आज घर बच गया। चलिए, अब कम से कम मुझे रात को पानी लेने के लिए डरना तो नहीं पड़ेगा। और हाँ विवेक जी, कल की मीटिंग के लिए सो जाइए, अब कोई भूत नहीं आएगा। रोशनी की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह घर का चोर पकड़ा जाता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि विनीता खाना चोरी करने के साथ साथ और भी चीजें चुरा कर ले जाया करती थी। और इस तरह रोशनी के घर वाले अपने घर की सख्ती और बढ़ा देते हैं ताकि कोई भी ऐरा गैरा उनके घर में चोरी न कर सके। मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर। नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनंदा ताई आई है? अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ अब। हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं और सच कहूँ तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ, अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है।
और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया। उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं। मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी। और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ। कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था, इसलिए उसे कुछ खटका नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी, ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओ गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी राकेश। बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो। कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हो। ये कैसे बताती तुम्हें और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और ऋषभ,
वो क्या कहेगा, उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारक के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए। Thanks for watching.